हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ है अश्मित और आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस की जो सीयूईटी पिछले साल में आए हुए थे। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं मैं। और फिर आगे हम हर प्रेपोजिशन के पीछे का लॉजिक समझेंगे। अश्मित, ये बताइए कितने सारे क्वेश्चंस आए थे प्रेपोजिशन के? आपको कोई कुछ काउंट ध्यान में है? 4 to 5. ओके, लेट मी टेल यू कि अगर आप preposition से रिलेटेड सारे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को देख लें तो टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो preposition से रिलेटेड थे। मतलब ये कि 40 में से अगर 10 क्वेश्चन सिर्फ preposition को लेकर हैं तो समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो ऑब्वियसली आपको भी इस पे मास्टरी हासिल करनी है और बेहतर स्कोर करने के लिए तो आइए करते हैं शुरुआत। ये रहा मेरा स्क्रीन, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, उसके बाद मैं कैमरा फिर से एनेबल कर लूंगा। ये पहला क्वेश्चन जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू होगा वो भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन में से एक है। ओके, आई होप द कैमरा एंड स्क्रीन आर वर्किंग फाइन फॉर यू अश्विन। हाँ. ब्रिलियंट। तो पहला सवाल है आपके लिए, fill in the blank with an appropriate preposition. Alexander profited dash the dissensions of the Rajas of Punjab. For, with, by या फिर of? क्या लगता है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर? 4. ओके, Alexander profited for. ये लगता है अश्वित को, आपको क्या लगता है वो भी फटाफट से कमेंट करके बताइए। और आइए यहाँ पर हम एक एक करके चारों का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कहते हैं ओके जब आप कहते हैं प्रॉफिटेड फॉर, तो क्या अलेक्जेंडर ने किसी और के लिए फायदा पहुंचाया, किसी और को फायदा पहुंचाया इसके माध्यम से, या फिर अलेक्जेंडर को प्रॉफिट हुआ? जो यहाँ डिसेंशन का मतलब ये है कि जो राजाओं की आपस में नहीं बनती थी या फिर राजाओं के आपस में जो मतभेद थे या आपसी लड़ाई झगड़े थे, उससे अलेक्जेंडर को फायदा हुआ। तो ये फायदा अलेक्जेंडर को हुआ या अलेक्जेंडर ने किसी और को पहुंचाया या अलेक्जेंडर ने किसी और के लिए किया? अलेक्जेंडर को हुआ. अलेक्जेंडर को हुआ। और डिसेंशंस की वजह से हुआ, राइट? तो यस. प्रॉफिट बाय समथिंग वुड बी द राइट आंसर हियर। ऐसे केसेस में जब कभी भी आपको प्रॉफिट के साथ आगे इसका कारण पता चले तो वहां पर हमेशा ये समझिए कि बॉस, क्योंकि मुझे कारण पता चल गया है और इस कारण से सामने वाले को प्रॉफिट मिला है, तो वो कारण उसकी वजह है और ऐसे केसेस में आपको बाय का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रहा एक डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन। फॉर हियर सजेस्ट बेनिफिट टू समवन एल्स। तो यहां पर किसी और के बेनिफिट की बात नहीं हो रही है, अलेक्जेंडर के बेनिफिट की बात हो रही है। विथ अगर होता तो इसका मतलब होता, कोई मतलब ही नहीं होता। प्रॉफिट विथ कोई सेंस नहीं बनाता है, ये एक करेक्ट फ्रेज है ही नहीं। ऑफ, प्रॉफिट ऑफ, यहां पर अगर किसी वैल्यू की बात करते हैं या किसी पोजेशन की बात करते हैं तो उस केस में ऑफ का मतलब बनता है यहां पर इस केस में बाय। किसी चीज का एडवांटेज लेने का, किसी चीज का फायदा उठाने की जब बात आए तो वहां पर बाय का इस्तेमाल करिए। तो इस वजह से यहां पर बाय हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अच्छा, इन दिस केस अलेक्जेंडर वाज एबल टू अचीव सक्सेस व्हिच वाज द प्रॉफिट। तो ये हो रहा था डिसएग्रीमेंट्स या डिसेंशंस की वजह से जो पंजाब के रूलर्स थे, तो इस वजह से यहां पर बेनिफिटेड बाय होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला स्टेटमेंट, आई सॉ द टीचर डैश द स्कूल, ऑन द स्कूल, ऑन टू द स्कूल, इन द स्कूल, इन टू द स्कूल। इन द स्कूल. इन द स्कूल। अच्छा, ये बताइए कि हम ऑन द स्कूल क्यों नहीं कह सकते? जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कि जैसे मैंने इस कपड़े पर रुपया खर्चा कर दिया. हम्म। तो ऑन आई का. स्पेंट मनी ऑन दिस क्लोथ और दिस यस. अटायर। यस. तो वो तो हो गया किसी चीज पे खर्च करना, लेकिन लोकेशन के केस में आप ऑन का इस्तेमाल तो करते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, आपका आंसर वैसे सही है, लेकिन जब कभी भी आप ऑन कहते हैं तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के केस में, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज के सरफेस पे अगर कोई चीज रखी हो। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यहां पर अगर स्कूल के रूफटॉप पे खड़े होने की बात होती तो उस केस में आप आई सॉ द टीचर
स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल या फिर ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल्स बिल्डिंग, तो उस केस में ऑन यहां पर करेक्ट होता है। लेकिन यहां पर टीचर को देखने की बात हो रही है, और क्योंकि इन का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे लोग बोलेंगे यहां पर एट ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपके ऑप्शन में एट नहीं है तो एट आप जबरदस्ती से नहीं लगा सकते, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो एट आप जबरदस्ती लेकर कहां से आओगे, आपको चुनना तो इसी चारों में से है। और इस केस में इनका मतलब क्या हो गया, या तो क्लासरूम हो सकता है या हॉलवे हो सकता है, एक सराउंडेड स्पेस जो कि किसी वॉल के बीच में हो सकता है, किसी कमरे की बात हो सकती है, लाइब्रेरी की बात हो सकती है, मतलब ये कि घिरा हुआ होना चाहिए वो चारों तरफ से। उस केस में आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन टू का इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट के लिए, जब आप एक लोअर लेवल से एक अपर लेवल पे जंप करते हैं। ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी कवर किया था। मान लीजिए आप एक कैट की बात करते हैं और आप कहते हैं द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, मतलब ये कि एक लोअर सरफेस से उसने जंप मारा और फिर ऊपर एक किया। अपर सरफेस पर जाकर बैठ गई या फिर लैंड कर गई वो बिल्ली। तो उस केस में आप ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है इनटू। इनटू का प्रयोग आप तब करते हैं या इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको कहना हो कि जो मूवमेंट हुआ, वैसे ऑन टू और इनटू दोनों ही प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, प्लेस नहीं है, तो कभी भी प्लेस को बताने के लिए आप ऑन टू या इनटू का इस्तेमाल मत करिएगा। लेकिन वापस से समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए, इनटू का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में एंटर करते हैं और वहां से आपको बाहर निकलने का यूजुअली एक ही रास्ता होता है। ये पानी के केस में होता है, आई डाइव्ड इनटू अ पूल, आई जंप्ड इनटू अ स्विमिंग पूल, आई went for sea diving and jumped into the ocean। तो ऐसे केसेस में आप into का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर into का इस्तेमाल भी गलत होगा, इन on to का इस्तेमाल तो डेफिनेटली गलत होगा। on सरफेस पे नहीं रहने की बात हो रही है, तो इस वजह से इन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली यही सारी चीजें बताएगा, तो मैं ये इसको कर रहा हूँ स्किप। फिर आता है द क्वीन वाज कंसर्न्ड डैश द सेफ्टी ऑफ द प्रिंसेस। द क्वीन वाज कंसर्न्ड at the safety of the princess, about the safety of the princess, with the safety of the princess, or of the safety of the princess। बताइए। अबाउट। अबाउट। कंसर्न, अगर आप किसी चीज के बारे में चिंता जाहिर करने की बात करते हैं तो उस केस में आप कंसर्न अबाउट का इस्तेमाल करते हैं या कंसर्न अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अबाउट आप तब कहते हैं जब आपको कहना हो जनरल वरी के बारे में, या एंजाइटी जब हो, किसी भी चीज को लेकर आप चिंतित हैं या फिर आपको परेशानी हो रही है, तो उस केस में आप वरी अबाउट या फिर कंसर्न अबाउट आप कहते हैं। जब आप, एग्जाम्पल भी है, आई एम कंसर्न अबाउट द अपकमिंग टेस्ट, मुझे चिंता हो रही है आने वाले टेस्ट के बारे में सोच के मुझे चिंता हो रही है। फिर आता है कंसर्न्ड और वरिड विथ। अब देखिए, दिस वर्क्स फॉर कंसर्न्स रिलेटेड टू बिहेवियर और समथिंग व्हिच इज डन बाय समवन। तो अगर यहां पर किसी के बिहेवियर को लेकर आप परेशान हैं तो उस केस में आप विथ का इस्तेमाल करते हैं। द टीचर इज कंसर्न विथ योर टॉकिंग इन द क्लास। आप जो लगातार बातचीत करते रहते हैं क्लासरूम में, तो उस बिहेवियर की वजह से अगर आपका टीचर परेशान है तो वो कुछ ऐसा कहेगा कि आई एम कंसर्न विथ योर बिहेवियर, आई एम कंसर्न विथ योर टॉकिंग इन द क्लास। तो ये ध्यान रखिए, अगर जनरल वरी है तो फिर उस केस में अबाउट का इस्तेमाल कीजिए, और अगर वेरी स्पेसिफिकली अबाउट अ सर्टेन बिहेवियर जो आपको परेशान कर रहा है, जो सामने वाले को चिंतित कर रहा है, तो उस केस में आप विथ का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया? यस। ओके। कंसर्न एट, ये किसी भी चीज जो कि आपके लिए कंसर्न क्रिएट कर रही है, उस केस में आप एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिज कंसर्न एट द डार्क क्लाउड्स अप्रोचिंग, जो काले बादल आ रहे हैं उनको देखकर उसको चिंता हो रही है। और फिर आखिरी आता है कंसर्न ऑफ। ये बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये अगर इस ओल्ड फैशन फ्रेज को अगर हम पिक करें तो जब कभी भी किसी भी डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर आप चिंता करते हैं तो उस केस में आप कंसर्न ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ओल्ड फैशन या फिर आर्केइक है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर आता है हमारा अगला स्टेटमेंट, मथुरा इज फेमस डैश इट्स टेम्पल्स।
with its temples, by its temples, for its temples, या among its temples? मथुरा किस चीज के लिए फॉर फेमस? फॉर फॉर फॉर। ओके, तो जब कभी भी आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर आप लिटरल मीनिंग ले सकते हैं। मथुरा अपने जो वहां के मंदिर हैं उसकी वजह से फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप नोन, इनफेमस, फेमस, रिनाउंड, तो उन सारे केसेस में आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर फॉर करेक्ट होगा। यहां पर देखिए, अगर मथुरा इज फेमस विथ इट्स टेम्पल्स, तो ऐसा लग रहा है कि मथुरा भी फेमस है और इसके मंदिर भी फेमस हैं, और ये एक करेक्ट फ्रेजिंग नहीं हो रही है। बाय इट्स टेम्पल्स, तो फेमस के साथ कभी भी बाय का इस्तेमाल करते नहीं है, और फेमस अमंग इट्स टेम्पल्स मतलब ये कि मंदिरों के बीच मथुरा फेमस है, मतलब जितने भी मंदिर हैं वो मथुरा के बारे में बात करते रहते हैं। ये सुनकर कुछ ऐसा लगता है, तो ऑब्वियसली वो सारी फ्रेजिंग हो जाएगी गलत। तो फेमस के साथ आप फॉर का इस्तेमाल करिए। फिर आता है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, हम उसको करते हैं स्किप। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। ही ऑफन गोज डैश स्कूल डैश हिज मदर। ये सारे ही क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ये सारे ही सीयूईटी 2023 के पूछे हुए सवाल हैं। तो देखते हैं इसमें अश्मित सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। ऑप्शन ए, टू या टू एंड विथ, इन विथ, फॉर, बाय, एट बाय। ऑप्शन ए। ये तो बेहद आसान है ना? जब कभी भी आप किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, अपने मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो उस केस में आप टू का इस्तेमाल करते हैं। सो ही ऑफन गोस टू स्कूल मतलब वो अपने स्कूल की तरफ जाने की या स्कूल जाने की जो रास्ता है उसको तय करने की बात हो रही है। और विथ हिज मदर, साथ जाने के लिए विथ का इस्तेमाल करते हैं। और आप जिस चीज से जाते हैं, मान लीजिए किसी गाड़ी से जाते हैं, किसी रिक्शा से जाते हैं, तो बाय उस चीज के लिए इस्तेमाल होता। अगर आप पैदल जाते हैं तो ऑन फुट का इस्तेमाल होता। लेकिन यहाँ पर उस साधन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि उसको अकॉम्पनी अकॉम्पनी कौन कर रहा है, उसके साथ कौन जा रहा है। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, टू विथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। द रेसिडेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी will have to abide dash the rules laid down by the management committee। यहाँ इस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको जो रूल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट कमेटी द्वारा, वहां की संस्थापक जो कमेटी संस्था के द्वारा, तो उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उस सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान को उन रूल्स को करना पड़ेगा फॉलो। तो यहां पर अबाइड के साथ क्या आता है, विथ, बाय, ऑन या फिर टू? विथ। ओके, अबाइड फिक्स्ड प्रेपोजिशन बाय लेता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। बहुत सारे ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। तो यहाँ पर अबाइड बाय द रूल्स बाय। इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फिक्स प्रेपोजिशन हैं। और मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो सीयूईटी की कमिटी है उसमें से हैं, और जल्दी ही उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इस बार जो इंग्लिश का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। उसमें क्या क्या नए क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हम समझेंगे उस वीडियो में। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी अपनी जगह बनाने वाला है अलग से आपके सीयूईटी के अंडर ग्रेजुएट वाले टेस्ट में। तो अबाइड बाय यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत कॉमन है, आप एसएससी का पेपर उठाकर देख लीजिए, सीयूईटी का पेपर देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए यूपीएससी का पेपर। आपको ये वाला प्रेपोजिशन और इस तरह के सेंटेंस के साथ जो आता है प्रेपोजिशन, वो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है कल से। तो फॉर येस्टरडे, फ्रॉम येस्टरडे, ऑन येस्टरडे, सिंस येस्टरडे। बताइए इसमें। फ्रॉम यस्टरडे। फ्रॉम येस्टरडे, ये गलती अक्सर लोग करते हैं, तो आप भी इसको नोट कर लीजिए। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में फ्रॉम डेफिनेटली एक प्रेपोजिशन है, लेकिन वो फ्यूचर के टाइम के लिए या फिर पास्ट में भी। अगर आप एक विंडो की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एक्स डेट टिल एक्स डेट, मान लीजिए फ्रॉम जैन टू डिसम्बर,
आई वॉज वर्किंग विथ अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में फ्रॉम करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं, येस्टरडे हमारा फिक्स टाइम है, मंडे हमारा फिक्स टाइम है, 12 o'clock एक फिक्स्ड टाइम है, जनवरी 90s 2000 2024, ये सारे जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं उनके साथ आप हमेशा सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस का इस्तेमाल कीजिए इस केस में, यहां पर सिंस होना चाहिए। फॉर का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप ड्यूरेशन बताते हैं, अगर आप अवधि बता रहे हैं, अगर आप Excel. समय बताते हैं। अगर आप 5 यहां पर लिखा हुआ अगर रहता, इट हैज बीन रेनिंग डैश 5 hours, तो ये बताइए 5 hours क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक टाइम है या फिर एक ड्यूरेशन है? एक ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के केस में आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फॉर, फ्रॉम, ऑन या फिर सिंस? फॉर। फॉर याद रहेगा। अगर मैं कहूं 10 years, हालांकि बहुत अटपटा हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग डैश 10 years, 10 सालों से बारिश हो रही है, सुन के भी अटपटा लगता है कि बॉस अब तो रुक जाओ भाई, बारिश कितनी बारिश होगी, लेकिन 10 सालों से बारिश हो रही है, फिर फॉर। एग्जैक्टली exactly. वो ड्यूरेशन कितनी देर का है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो ड्यूरेशन है, और उसके साथ फॉर का इस्तेमाल कीजिए। एक स्पेसिफिक टाइम अगर है तो उसके साथ आपको सिंस का इस्तेमाल करना है, याद रहेगा। हाँ, याद है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अब ये देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। क्लियरली पहले पार्ट में लिखा हुआ है ट्रेसपासर्स आर लायबल टू अ फाइन ऑफ ₹500। ट्रेसपासर्स घुसपैठिए या फिर जिनको अलाउड नहीं है किसी भी एरिया में घुसना, अगर वो उस एरिया में घुस जाते हैं तो उनको एक फाइन देना पड़ेगा ₹500 का। राज इज लायबल डैश हिज वाइफ्स डेट्स, इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, वो टू का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अच्छा ये तो बेहद आसान है, पहले वाले में भी टू लगा है तो यहां भी मैं टू लगा देता हूं। आप बताइए अश्मित, क्या आप भी टू लगाएंगे या कोई और प्रेपोजिशन यहां पर इस्तेमाल करेंगे आप? ऑप्शन बी, फॉर। क्यों, फॉर क्यों? ओके फॉर हिज वाइफ डेट्स। देखिए, लॉजिक समझिए। जब कभी भी आप लायबल टू कहते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके रेपरकशंस कुछ ऐसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दैट ओल्ड बिल्डिंग, वो जो पुरानी इमारत है, ये वो जो पुरानी बिल्डिंग है, इज लायबल टू, ये हुआ नहीं है, हो जाएगा। ये कोलैप्स इन अ स्टॉर्म, अगर आंधी तूफान आती है तो उसमें उसके गिरने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पर एक नेगेटिव आउटकम होगा एक पर्टिकुलर एक्शन का, उस केस में आप लायबल टू का इस्तेमाल करते हैं, और लायबल फॉर का इस्तेमाल होता है किसी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए। यहां पर जो लोन लिया हुआ है राज की बीवी ने, तो उसके लिए राज लीगली उनके साथ भी वो ऑब्लिगेशन है कि वो पे करेंगे अगर उनकी वाइफ पे नहीं करती हैं तो यहां पर क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन की बात हो गई है तो लायबल फॉर का इस्तेमाल होगा। और फिर से, अगर यहां पर कुछ ऐसा होता कि इफ राज डजंट पे his EMIs on time, then he would be liable dash a fine of ₹500। तो क्या बताइए, क्या उसमें लायबल टू लगाते या फॉर लगाते? टू लगा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि वहां पर आप एक सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उस केस में ये इसका नेगेटिव आउटकम हो सकता है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए होता है। और जो दूसरा वाला है वो क्लियरली बताने के लिए होता है। सो यू आर लायबल फॉर योर डेट्स, यू आर लायबल फॉर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस टाइप्स। आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। आफ्टर द मीटिंग कंक्लूडेड, जब मीटिंग खत्म हो गई, I dash give my side of the story. I left to give my side of the story. I allowed to give my side of the story. I was allowed for give my side of the story, and I was allowed to give my side of the story. बताइए। अब वाज यहां पर अलाउड टू। I'm sorry, किस कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं? वाज अलाउड टू। The last option? यस। एग्जैक्टली, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप अगर यहां पर देखेंगे हमारा जो
लेफ्ट टू का मतलब होता है। तो अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो सेंटेंस की पूरी फ्रेजिंग गलत हो जाएगी, पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए मैं 1% के लिए अगर इस्तेमाल कर लेता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको मौका ही नहीं मिला बोलने का। और यहां पर इस केस में वो पूरा का पूरा जो सेंस आ रहा है कि कहीं ना कहीं आई वॉज अलाउड टू गिव माई साइड ऑफ द स्टोरी, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उस पार्ट को। तो वो कहीं से भी सेंस नहीं बनाता है। फिर आता है आई अलाउड टू। अब आप खुद को परमिशन थोड़ी ना देते हैं जब आप कहते हैं आई अलाउड टू गिव माई साइड ऑफ द स्टोरी। तो मतलब क्या, मैंने खुद को परमिशन दी, मैंने खुद को अलाउ किया अपनी कहानी बताने के लिए। वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, ड्रामेटिक वे में वो सुनने में थोड़ा सा सही लग सकता है, लेकिन वो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। फिर आता है आई वाज अलाउड फॉर। अलाउड के साथ फॉर का इस्तेमाल यूजुअली नहीं होता है। अगर यहां पर अलाउड फॉर बाय एनी चांस अगर आपने कर भी दिया, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके सब्जेक्ट के साथ आपके वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ अगर फॉर आ गया, तो अगला एक्शन आईएनजी फॉर्म में होगा, एक नाउन आना चाहिए वहां पर। वैसे अलाउड फॉर वैसे भी इनकरेक्ट है, और आई वाज अलाउड टू इज द राइट फ्रेजिंग ऑफ कोर्स, जैसा अश्वित ने बताया, तो वो करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। रमेश डिसाइडेड टू सेट डैश सम टाइम every day for gardening. Set up sometime, set off sometime, set on sometime, या फिर set aside sometime. रमेश ने डिसाइड किया, रमेश ने फैसला किया कि वो कुछ समय गार्डनिंग के लिए क्या करेगा, सेट असाइड। करने के साथ सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब क्या होता है अश्मित? कुछ समय बचाएगा। कुछ समय अलग करके रख लेना। जब आप सेटअप कहते हैं, और ये बहुत ही एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोगों ने क्या करा है कि आई जब कभी भी आप सेटअप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मान लीजिए कुछ नया एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आई वांट टू सेट अप अ मीटिंग, आई नीड टू सेट अप अ कॉल। अब लोगों को लगता है कि बॉस, सेटअप के सेंस में मैंने यहाँ पर मीटिंग का इस्तेमाल कर लिया, कॉल का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर मैं टाइम के सेंस में भी कर लूंगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। फिर आता है, ये रहा इसका एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू शेड्यूल, समथिंग विच इज न्यू। तो उस केस में आप सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेड्यूल जो था, उसमें से रमेश ने थोड़ा सा समय अलग करने का सोचा, तो इस वजह से भी सेटअप यहां पर सही सेंस नहीं बनाएगा। सेट ऑफ कोई एलोकेट टाइम करने के लिए ये एक करेक्ट फ्रेजिंग है ही नहीं। सेट ऑन, सेट ऑन इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फ्रेज टू बी यूज्ड विद टाइम। सेट ऑन का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को कहीं पर सेट कर देना। मान लीजिए आई सेट द लैपटॉप ऑन द टेबल, आई सेट द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो उन उन सारे केसेस में आप सेट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। टू सेट समथिंग ऑन फायर, वो एक अलग फ्रेजिंग है, किसी चीज में आग लगा देना, तो उस केस में आप सेट ऑन फायर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आखिरी आता है सेट असाइड, मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए रिजर्व कर लेना टाइम, या फिर एलोकेट कर देना टाइम को। तो यहां पर रमेश ने अलग से एक एक्शन था, जो कि गार्डनिंग का एक्शन था, उसके लिए क्योंकि टाइम बचाया था, टाइम अलग किया था, तो सेट असाइड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल। अब अभी तक के सारे क्वेश्चंस हमारे सीयूईटी 2023 के थे। अब दो तीन सवाल हैं जो उसी पैटर्न पे मैंने बनाए हैं आपके लिए, मैंने बनाया आपके लिए। वी शुड बी ग्रेटफुल डैश आवर पेरेंट्स, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर आवर पेरेंट्स। मुझे अपने मम्मी पापा के लिए धन्यवाद करना चाहिए, या फिर टू। ओके, ग्रेटफुल विथ आवर पेरेंट्स। नहीं, टू टू। अच्छा, सो ऑप्शन सी टू, इज दैट व्हाट यू मेंट? हाँ। ओके, यस। सो ग्रेटफुल के साथ आपको हमेशा टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। सो कुछ एक और भी ऑप्शंस हैं वैसे। लिमिट, इस फिक्स प्रेपोजिशन की बात करें तो बहुत सारे और भी हैं। अब जैसे यहाँ पर है ग्रेटफुल, एडिक्शन, एलर्जिक, सिमिलर, कॉन्ट्ररी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनमें आप फिक्स प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वाज ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के लिए ग्रेटफुल थी। वो थैंक यू बोलने वाला सेंस यहाँ पर आ रहा है कि बॉस आपने जो किया वो बहुत बड़ा काम किया मेरे लिए, उसके लिए वो थैंकफुल थी। ही स्ट्रगल्ड विथ हिज एडिक्शन टू टी, यहाँ पर हिज मिस हो गया है। ही स्ट्रगल्ड विथ हिज एडिक्शन टू टी। चाय का जो एडिक्शन था उसको
छोड़ने का या फिर उसकी वजह से काफी परेशान थे ये भाई साहब, और उसको छोड़ने में उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ी, ये कहने का मतलब आता है। तो एडिक्शन के साथ भी आप टू का इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज एलर्जिक टू पीनट्स, तो ये मोहतरमा जो है उनको पीनट्स या फिर मूंगफलियों से एलर्जी थी। अब पता नहीं, अब शायद नहीं है, तभी वॉज का इस्तेमाल हुआ है। फिर आता है द टू पेंटिंग्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये जो दो पेंटिंग्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर लगती हैं, काफी एक जैसी लगती हैं। और फिर आखिरी है हिज एक्शंस वर कॉन्ट्ररी टू हिज वर्ड्स। जो वो बोलता है और जो वो करता है, वो अक्षय कुमार नहीं है। वो जो बोलता है और जो करता है वो एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो टू होगा। लास्ट क्वेश्चन, शी इज एलर्जिक डैश कैट्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, आपको क्या लगता है? शी इज एलर्जिक एट कैट्स, शी इज एलर्जिक टू कैट्स, शी इज एलर्जिक टू विद कैट्स। कैट्स। ओके, ये हमारी ऑडियंस को बताना था, लेकिन आपने क्योंकि आंसर बता दिया है, शी इज एलर्जिक टू कैट्स। एलर्जी के साथ हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आपको एलर्जी के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप भी अश्मित के साथ ये क्विज ले रहे थे तो स्कोर क्या हुआ आपका वो जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा इजाजत, मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।